देखा कि पोर्टुगीज़ किस तरह से इंडिया में ट्रेडिंग कर रहे थे और बहुत ज़्यादा प्रॉफ़िट भी जनरेट कर रहे थे। 1498 तक का टाइम आ जाता है और यहाँ पर हो जाती है अकबर की डेथ। अकबर की डेथ के बाद उनका बेटा जहांगीर गद्दी पे बैठता है और वो पूरे मुगल का जो एम्पायर था उसको सँभालता है। मीनवाइल जो डेवलपमेंट यूरोप में हो रहे थे उसमें ये हो रहा था कि वहाँ पर इंग्लैंड में भी ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म हो जाती है और ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में जो भी प्रॉफिट पोर्टुगीज जनरेट कर रहे थे उनसे इंस्पायर होकर के क्यों तो वो भी अपनी गवर्नमेंट से परमिशन लेके इंडिया में ट्रेड करने के लिए आ गए। अब यहाँ ट्रेड करने के लिए यहाँ की गवर्नमेंट की परमिशन भी तो जरूरी थी, तो उन्होंने जहांगीर से परमिशन मांगी। 1608 में विलियम हॉकिंस जब इंडिया में आता है तो वो जहांगीर से ट्रेड करने की परमिशन मांगता है। हालांकि इन बिटवीन उसने सूरत में अपना एक छोटा सा ट्रेडिंग पोर्ट बना लिया था, लेकिन वो एक बहुत बड़े एम्पायर को में ट्रेड करने के लिए वहां की गवर्नमेंट से परमिशन वो चाहता था। समहाउ समहाउ ये परमिशन विलियम हॉकिंस को जहांगीर नहीं देता है, क्योंकि वो उस टाइम ब्रिटिशर्स नए नए थे और वो पोर्टुगीज के भी इन्फ्लुएंस में था। पोर्टुगीज हमेशा जहांगीर के ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट कान भरते रहते थे कि ये अच्छे नहीं है और ये आपको कैप्चर कर सकते हैं, ये ज़्यादा पावरफुल है और ये ट्रेड के मकसद से नहीं, इंडिया को कैप्चर करने के मकसद से आए हैं, तो आप इनको परमिशन मत दीजिए। तो इसी इन्फ्लुएंस में आकर के जहांगीर इनको परमिशन नहीं देता है। हालांकि जहांगीर विलियम हॉकिंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है क्योंकि वो बहुत अच्छी पर्शियन बोलता था, तो वो उनको अपने कोर्ट में 3 साल तक रहने की परमिशन भी देता है, रखता भी है। उन्हें इंग्लिश खान की जो उपाधि है वो देता भी है, लेकिन ट्रेडिंग परमिशन नहीं देता है। वाइल क्या होता है कि 1611 में होती है बैटल ऑफ स्वाली। 1611 में जो बैटल ऑफ स्वाली होती है वो होती है पोर्टुगीज और ब्रिटिश के बीच में, और इसमें हार जाते हैं पोर्टुगीज। अब जब इसमें पोर्टुगीज हार जाते हैं तो जहांगीर को लगता है कि ये भी बहुत पावरफुल है। अब जब जहांगीर को ये लगता है तो उसको ये लगता है कि इनसे बहुत ज्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए, ये परमिशन अगर ट्रेडिंग की मांग रहे हैं तो इन्हें परमिशन दे देनी चाहिए। तो इस डर से जहांगीर ब्रिटिशर्स को परमिशन दे देता है और यहाँ पर 1611 की बैटल के बाद 1613 में ब्रिटिशर्स मूसलीपट्टनम में अपना पहला ट्रेडिंग पोर्ट बनाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है ब्रिटिश एक्सपेंशन की। इसके बाद थॉमस रो आता है। थॉमस रो अलग अलग जगहों पर ट्रेडिंग पोर्ट बनाता है और इंडिया को कैप्चर करने की शुरुआत करता है। जैसे ब्रिटिशर्स आए थे प्रॉफिट के चक्कर में इंडिया, उसी तरह से फ्रेंच भी आते हैं इंडिया में। तो बाय 1616 फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी भी आ जाती है इंडिया में ट्रेड करने के लिए। उनका भी ये मन था कि वो इंडिया में ट्रेड करे और सबसे पहला जो वो पोर्ट बनाते हैं ना, वो मूसलीपट्टनम में ही बनाते हैं। अब यहाँ से फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की राइवलरी शुरू हो जाती है, क्योंकि ब्रिटिशर्स कभी नहीं चाहते थे कि पोर्टुगीज को उन्होंने किसी तरह से भगाया है तो अब फ्रेंच आकर के उनके ट्रेड को शेयर करें। मतलब वो एक तरह से मोनोपोली चाहते थे अपनी ट्रेड में। यहाँ पर फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होना स्टार्ट होता है। यहाँ 3 बैटल्स लड़ी जाती हैं जिन्हें कहा जाता है कार्नाटिक वॉर्स। ठीक है, सबसे पहली वॉर होती है 1743 में, उसके बाद होती है 1751 में। ये सीरीज में वॉर नहीं चलती थी कि एक वॉर हुई फिर दूसरी शुरू हो गई ऐसे। इंटरनल जो वहाँ की सिचुएशन चल रही थी, कर्नाटक एरिया की जो इंटरनल सिचुएशन चल रही थी, उसका फायदा उठा करके एक पार्टी को ब्रिटिश सपोर्ट करते थे और एक पार्टी को फ्रेंच सपोर्ट करते थे, और अपने जो प्रॉफिट के लिए उन दोनों पार्टीज को लड़वाते थे और ये सोचते थे कि अगर हमारी पार्टी जीत जाएगी तो हमारा इस एरिया पे कब्जा हो जाएगा और दूसरे को हम वाइप आउट कर देंगे। फाइनल जो बैटल होती है वो होती है 1760 में। इसे कहा जाता है बैटल ऑफ वंडी वॉश।
यहाँ से पूरी तरह से फ्रेंच को ब्रिटिशर्स वाइप आउट कर देते हैं। बैटल ऑफ बंडीवॉश जो होती है, वो पूरी तरह से ब्रिटिशर्स की मोनोपोली क्रिएट कर देती है और फ्रेंच को भी यहाँ से जाना पड़ता है। इसके बाद क्या होगा, किस तरह से वो आगे बढ़ते हैं, ये हम देखेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। थैंक यू।